आगे गणित के विषय में हम रेखा और कोण अर्थात लाइन एंड एंगल का क्लास देखेंगे, जो फॉर्मूला और उदाहरण के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलते रहें। इस अनिवार्य शुरुआत के तुरंत बाद मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज हम अपने इस डीप डाइव में एक विशेष क्लासरूम पेपर सॉल्विंग सेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के सवालों को स्टेप बाय स्टेप हल करना है। एकदम सही। हम कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे। तो आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और मैं श्रोताओं को ये सलाह दूंगा कि वे केवल अंतिम उत्तर पर ध्यान ना दें। आप लोग फॉर्मूले और उन्हें हल करने की जो विधि है, जो मेथड है, उस पर बहुत बारीकी से ध्यान दें। मतलब हर गणितीय सूत्र के पीछे एक तर्क होता है, एक लॉजिक होता है ना? बिल्कुल होता है। गणित में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर फॉर्मूले का अपना एक वजूद होता है। तो मैं सभी से कहूंगी कि अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें, और जैसा कि हम क्लास में कहते हैं, आप भी इसे अपने कॉपी में हल करके देखो। तो चलिए ज्यामिति के एकदम आधार से शुरू करते हैं। स्लाइड 1 की ओर बढ़ते हैं। बिंदु, रेखा और कोण, ये तीनों ही ज्यामिति का मूल मंत्र हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बिल्कुल आधार का काम करते हैं। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप आगे के मुश्किल सवाल हल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो अगर हम सबसे पहले रेखा की बात करें तो रेखा को हम कैसे परिभाषित करते हैं? देखो, रेखा की कोई मोटाई नहीं होती और इसकी लंबाई अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट। मतलब ये दोनों दिशाओं में बस चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल। और रेखा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, जो बगैर विचलित हुए सीधी दिशा में चले। एकदम सही। और दूसरी होती है वक्र रेखा यानी कर्व्ड लाइन, जिसके पथ में विचलन हो, यानी डेविएशन हो। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सरल रेखा एकदम एक लेजर बीम की तरह है और वक्र रेखा एक बहती हुई नदी की तरह है जो बल खाती हुई आगे बढ़ती है। बहुत ही शानदार उदाहरण है, लेजर बीम और नदी। अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है रेखा, रेखाखंड और किरण के बीच। हाँ, ये नाम काफी मिलते जुलते हैं, तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? तो इसे ऐसे समझो, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की एक निश्चित लंबाई होती है। अच्छा, मतलब ये अनंत नहीं होती? नहीं, इसके 2 अंत बिंदु होते हैं जिन्हें एंड पॉइंट्स करते हैं, जैसे ए और बी। इसे ए बी के ऊपर एक सीधी लाइन खींचकर दर्शाया जाता है। मतलब इसके दोनों किनारे फिक्स्ड है। और किरण क्या होती है? रे। किरण केवल एक ही दिशा में गमन करती है। इसका केवल एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से ये शुरू होती है। लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता? बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो बेटा? किरण बिल्कुल सूरज की किरण जैसी है, जो एक जगह से निकलती है यानी सूरज से, और आगे अंतरिक्ष में बढ़ती ही जाती है। अरे वाह, सूरज की किरण वाला उदाहरण तो दिमाग में एकदम छप जाता है। तो अब जब हमने रेखाओं को समझ लिया है तो स्लाइड 4 की तरफ बढ़ते हैं। जब ये रेखाएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? जैसे समांतर रेखाएं? समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। कभी नहीं? चाहे उन्हें कितना भी आगे क्यों ना बढ़ा लें। हाँ, चाहे अनंत तक ले जाओ। इसका कारण ये है कि इनके बीच की लंब दूरी, जिसे हम h मान लेते हैं, वो सदैव समान रहती है। इसे AB पैरेलल CD के प्रतीक से लिखते हैं। अच्छा, जैसे ट्रेन की पटरियां, वो हमेशा साथ चलती हैं पर कभी टकराती नहीं है। बिल्कुल सटीक। लेकिन स्लाइड 5 में हम देखते हैं कि क्या हो अगर वे टकरा जाएं। हाँ, अगर उनकी बीच की दूरी समान ना रहे तो क्या होगा? तब आती है तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल। ये वो रेखा है जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटती हुई निकलती है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब केवल 2 रेखाएं एक बिंदु O पर एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। लेकिन अगर ये टकराव बिल्कुल सीधा हो तो? मेरा मतलब है स्लाइड 6 के अनुसार अगर वो एकदम 90 डिग्री पर काटें? बहुत अच्छा सवाल है। तब वे लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं, जो ठीक 90 डिग्री पर काटती हैं, जैसे AB परपेंडिकुलर CD। और अगर एक ही बिंदु O से 2 से अधिक रेखाएं गुजरें तो? तब वे संगामी रेखाएं यानी कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। जैसे किसी साइकिल के पहिए की तीलियां, वो सब बीच की एक ही धुरी पे आकर मिलती हैं। एकदम सही।
अब स्लाइड 7 पर हम प्लेन या सतह के कॉन्सेप्ट को लाते हैं। समतलीय रेखाएं यानी कोप्लानर लाइंस वे हैं जो एक ही सतह पर होती हैं। मतलब जो एक ही 2D प्लेन पर मौजूद हो। हाँ, और इसी से जुड़ा है संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। संरेख बिंदु मतलब जब 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर मौजूद हों, जैसे A, B, C। बिल्कुल, अगर वो एक ही सीधी लाइन पर हैं तो संरेख हैं। अब स्लाइड 8 की तरफ चलते हैं। रेखाओं की बात तो हो गई, अब कोणों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो अब जब रेखाएं मिल गई हैं तो कोण कैसे बनते हैं? देखो, जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच जो फैलाव होता है उससे कोण बनता है। और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण की बात करते हैं। हाँ, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, वो कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब ये थोड़ा अंदर की तरफ झुका हुआ होता है ना? सही कहा। अब स्लाइड 9 पर आते हैं। अगर कोण एकदम सीधा हो जाए तो वो समकोण यानी राइट एंगल बन जाता है। ठीक, 90 डिग्री का कोण। बिल्कुल। और अगर कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाए लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अच्छा, और सरल कोण क्या होता है, जिसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं? सरल कोण ठीक 180 डिग्री का होता है जो दो समकोणों के बराबर होता है। इसको विजुअलाइज करने का कोई आसान तरीका है? देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, जैसे घड़ी में ठीक 6 बज रहे हों तो सुइयां एक सीधी रेखा बनाती है ना, वही सरल कोण है। अरे वाह, ये घड़ी वाला उदाहरण बहुत ही बढ़िया है। अब स्लाइड 10 पर चलते हैं। क्या कोण 180 डिग्री से भी बड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उन्हें पुनर्व्युक्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इनका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। अब कोणों के विशेष जोड़ों की बात करते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे दो कोण होते हैं जिनका कुल योग ठीक 90 डिग्री हो। अच्छा, मतलब अगर एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़कर 90 आए तो वो पूरक है। एकदम सही। और स्लाइड 11 में हम देखते हैं कि अगर योग 90 के बजाय 180 हो तो क्या होगा? तो उसे संपूरक कोण कहेंगे। हाँ, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। उदाहरण के लिए 50 डिग्री और 130 डिग्री मिलकर 180 बनाते हैं। और रैखिक जोड़ा क्या होता है? लीनियर पेयर, इसका योग भी तो 180 होता है। सही कहा, योग 180 ही होता है, लेकिन रैखिक जोड़ा एक सरल रेखा पर बने दो आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण मतलब क्या? स्लाइड 12 के अनुसार एडजेसेंट एंगल्स। हाँ, आसन्न कोण वो होते हैं जिनका शीर्ष बिंदु एक हो और एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो। मतलब जो एक दीवार साझा करते हो, एकदम पड़ोसी की तरह। बिल्कुल। और इसी स्लाइड में एक और महत्वपूर्ण कोण है, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये कब बनते हैं? जब दो रेखाएं कैंची की तरह एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, जैसे एंगल AOC बराबर एंगल BOD। ये कैंची वाला उदाहरण बहुत कामगा है। अब स्लाइड 13 पर आते हैं, जहां समांतर रेखाओं के बीच कोणों का जादू है। यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो 3 महत्वपूर्ण नियम बनते हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला है संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका नियम है कि एक ही दिशा के कोण हमेशा बराबर होते हैं, जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 6। और दूसरा नियम एकांतर कोण का है, ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ, इसमें Z आकार में विपरीत दिशा के कोण बराबर होते हैं। Z आकार मतलब जहां भी Z बने उसके अंदर के कोने बराबर होंगे। बिल्कुल, जैसे एंगल 3 बराबर एंगल 6 और एंगल 4 बराबर एंगल 5। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा है अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स। एक ही ओर के अंदरूनी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। क्या बात है। अब जब हमने सारे नियम पढ़ लिए हैं तो स्लाइड 14 और 15 पर चलते हैं, क्लासरूम पेपर सॉल्विंग। अब हम एक असली सवाल हल करेंगे। मैं तैयार हूं, सवाल बताइए। मैं एक गणित के शिक्षक की तरह सवाल पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोण A बराबर 2x है तथा कोण B बराबर 3x प्लस 10 डिग्री है। A है 2x और B है 3x प्लस 10।
हाँ, और यह ज्ञात है कि कोण A तथा कोण B पूरक कोण है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो x का मान निकालें। बहुत ही शानदार सवाल है। मैं श्रोताओं से कहूंगा कि यहाँ थोड़ा पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, आप भी इसे अपनी कॉपी में हल करके देखो। तो सर, बोर्ड पर हल करने की शैली में इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्र यानी फॉर्मूला क्या लगेगा? सवाल में दिया है कि ये पूरक कोण है, तो पूरक कोण का नियम कहता है कि कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। एकदम सटीक। अब दूसरा स्टेप है मान रखना यानी सब्स्टिट्यूशन। तो हम A की जगह 2x रखेंगे और B की जगह ब्रैकेट में 3x प्लस 10 रखेंगे। हाँ, तो हमारा समीकरण बनेगा 2x प्लस 3x प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब तीसरे स्टेप में हम गणना करेंगे यानी कैलकुलेशन। सबसे पहले 2x और 3x को जोड़ लेते हैं, जो बन जाएगा 5x। सही कहा। तो अब समीकरण हो गया 5x प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो हमें x को अकेला करना है, तो हमने प्लस 10 डिग्री को दूसरी तरफ भेज दिया, जिससे वो -10 हो गया। बिल्कुल। तो हमने 90 में से 10 घटा दिया, तो बचा 80। अब हमारे पास है 5x बराबर 80 डिग्री। अब x निकालने के लिए हम 80 को 5 से भाग दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। और 80 को 5 से भाग देने पर हमारा अंतिम उत्तर आता है 16 डिग्री। अरे वाह, x बराबर 16 डिग्री। ये तो बहुत ही आसानी से हल हो गया। हाँ, और इसी तर्क, इसी लॉजिक का उपयोग करके कोई भी प्रतिशत या बीजगणितीय कोण का सवाल बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। ये सच में बहुत ही व्यावहारिक क्लास रही। चलिए अब पूरे क्लास का एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल, रिवीजन बहुत जरूरी है। आज हमने शुरुआत की बिंदु और रेखाओं से। हमने सरल रेखा और वक्र रेखा को समझा। हाँ, और फिर हमने समांतर रेखाओं के नियम देखे, लंब रेखाएं और संगामी रेखाओं के बारे में जाना। फिर हमने कोणों की दुनिया में जाकर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को समझा। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरक और संपूरक कोणों के जोड़े और समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के नियम। और अंत में हमने पूरक कोणों के सूत्र का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन बीजगणित का सवाल स्टेप बाय स्टेप हल किया। मैं अंत में सभी छात्रों को यही संदेश देना चाहूंगा कि मुख्य फॉर्मूलों को हमेशा याद रखें, जैसे पूरक का 90 डिग्री और संपूरक का 180 डिग्री। और रोजाना अभ्यास करना ना भूलें, है ना? एकदम सही। निरंतर गणित के ऐसे ही सवालों का अभ्यास करते रहें। प्रैक्टिस से ही स्पीड और एक्यूरेसी आती है। तो चलिए जाने से पहले एक सोचने वाले सवाल पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, वो क्या है? तो आज हमने सीखा कि 2D ज्यामिति में एक सपाट सतह पर समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती। हाँ, तो ये तो हमने पढ़ा ही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी सतह सपाट ना होकर पृथ्वी की तरह गोल हो, यानी कर्व्ड हो, तो क्या तब भी समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। गोल सतह पर ज्यामिति के नियम थोड़े बदल जाते हैं, है ना? क्या ग्लोब की देशांतर रेखाएं, जिन्हें हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं, वो भूमध्य रेखा पर समांतर होने के बावजूद ध्रुवों पर यानी पोल्स पर जाकर नहीं मिल जाती? हाँ, ये तो हमने पढ़ा ही है। पोल्स पर तो सारी लॉन्जिट्यूड लाइंस एक ही बिंदु पर टकरा जाती हैं। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आपको छोड़ते हैं। रोजाना गणित का अभ्यास करने की याद रखें। सुनते रहिए, सीखते रहिए।